आज का अपना टॉपिक है मगध। ये जो मगध था इसकी हम बात करें तो ये 16 महाजनपदों में से एक था, बड़ा शक्तिशाली था। इसकी हम बात करें सबसे पहले तो मगध किस प्रदेश को कहा जाता है कि वर्तमान में अपना जो बिहार है, इस बिहार के आसपास का जो क्षेत्र था उसको हम क्या बोलते थे, मगध। अब इसकी राजधानी, तो उस समय इसकी राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र। वर्तमान में इसका क्या नाम है, पटना। तो बिहार की राजधानी क्या है वर्तमान में, पटना। फिर बात करें हम मगध पर शासन कि ये जो मगध महाजनपद था इस पर सबसे पहले कौन से वंश ने शासन किया, उसके बाद में कौन सा वंश आया, फिर बाद में कौन सा वंश आया। तो सबसे पहले मगध वंश पर, मगध जो साम्राज्य था इस पर अधिकार करने वाला जो वंश है उसका नाम था हर्यक वंश। इसका जो शासक था बिंबिसार, उसने मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया। फिर उसके बाद में अगला जो राजवंश आता है वह है शिशुनाग वंश। इस शिशुनाग वंश का जो शासक था शिशुनाग, उसने हर्यक वंश को समाप्त करके शिशुनाग वंश की क्या की, स्थापना की। तो हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश की स्थापना किस पर हुई, मगध पर। शिशुनाग वंश के बाद में आया नंद वंश और इसकी स्थापना किसने की, महापद्म नंद ने। अब इस महापद्म नंद के शासकों की बात करें तो उसमें अंतिम जो शासक था उसका नाम था घनानंद, या आप इसको घननंद भी बोल सकते हैं। इस घनानंद के समकालीन शासकों की बात करें तो सीरिया का जो शासक है, सिकंदर महान का नाम आपने सुना होगा। तो सीरिया का जो शासक था सिकंदर महान, ये इस घनानंद का समकालीन था, इसके समय शासक था। अब हुआ क्या, ये जो घनानंद था इसने क्या किया, एक बार एक सभा का आयोजन किया। अपने आसपास के जो राज्य थे उन राज्यों से इसने ब्राह्मणों को बुलवाया एक समारोह में। तो इसका जो सेनापति था घनानंद का, उस सेनापति का मित्र था कौन, चाणक्य। तो उसने चाणक्य को भी इस समारोह में बुलवा लिया। अब जब राजा के आने से पहले जो ब्राह्मण लोग उस समारोह में बैठे थे और जैसे ही राजा अपने सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं, बैठते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर चाणक्य बैठे थे। तो चाणक्य पर उनकी नजर पड़ी और नजर पड़ने के बाद में चाणक्य के रूप को देख करके उन्हें क्या आ गया, क्रोध आ गया। कि चाणक्य के बारे में कहा जाता है कि थोड़ा उनका रंग काला था और इस कारण जो शासक था वो बड़ा ही सुंदर था। तो उन्होंने गुस्से में चाणक्य को चांडाल कहा और चाणक्य जो थे वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण को चांडाल शब्द से अगर कोई संबोधित करेगा तो उन्हें गुस्सा आएगा। तो चाणक्य इस सभा में खड़े हो जाते हैं और अपनी शिखा बोलते हैं चोटी को। तो चाणक्य ने अपनी शिखा को खोलते हुए, अपनी चोटी को खोलते हुए कहा कि जब तक मैं तेरा और तेरे वंश का समूल क्या नहीं कर दूं, विनाश नहीं कर दूं, तुम्हारे साम्राज्य को समाप्त नहीं कर दूं, तब तक मैं अपनी जो शिखा है उस शिखा को बांधूंगा नहीं, उसके गांठ नहीं लगाऊंगा। तो चाणक्य के बारे में हमने पढ़ा था, तक्षशिला में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और वहाँ पर आचार्य के पद के रूप में इन्होंने कार्य किया है। फिर चाणक्य वहाँ से चले और घूमते घूमते उन्होंने अपने सपने को पूरा करने का प्रयास किया कि किस प्रकार से मैं इस शासक को हरा करके इसके वंश को समाप्त करूं। तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसके कार्य को कर सके। तो उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य मिला। तो बचपन में उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य मिला। तो चंद्रगुप्त मौर्य बचपन में एक खेल खेल रहे थे जिसका नाम था राजकीलम। तो ये जो राजकीलम खेल था उसको देख करके उन्होंने, किसने, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिभा को देख लिया कि इस बालक में सम्राट बनने के गुण हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो उस समय निम्न जाति के माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि वो किसी के अधिकार क्षेत्र में थे। तो चाणक्य ने 1000
कासार्पण, कासार्पण उस समय में प्रचलित मुद्रा को कहा जाता था। तो 1000 कासार्पण दे करके उस चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया और अपने साथ ले गए। और साथ कहाँ लेकर गए? तक्षशिला लेकर के गए और उसे अच्छी शिक्षा दी। शस्त्र शास्त्र दोनों की शिक्षा किसने प्रदान की? चाणक्य ने। और बाद में जाकर के जब चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा हुआ तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना का विस्तार करते हुए किस पर आक्रमण किया? जो नंद वंश का अंतिम शासक था, कौन? घनानंद। ठीक है, इस पर आक्रमण किया। इसकी उस युद्ध में मौत हो गई और ये जो साम्राज्य था, नंद वंश था, वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम बात करते हैं कि आखिर मौर्य वंश की स्थापना के मुख्य कारण क्या थे, कि मौर्य वंश की स्थापना मगध पर कैसे हुई, किस कारण से हुई। तो सबसे पहले बात करें घनानंद का विलासी जीवन। कहने का मतलब घनानंद जो था वो एक अच्छा राजा नहीं माना जाता है, वो भोग विलास में डूबा रहता था। दूसरा, जनता पर अत्यधिक इसने क्या लगा रखे थे? कर लगा रखे थे। तो कर का भार जनता पर ज़्यादा होने के कारण जनता किसे पसंद नहीं करती थी? घनानंद को। और ये जनता चाहती थी कि कैसे भी इसके साम्राज्य का अंत हो, कोई नया राजा आए, वो इसको हरा करके हमें इसके कष्टों से क्या करे? मुक्त करे। और उस समय सिकंदर के आक्रमण का डर था कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था और जनता को डर था कि कहीं सिकंदर के अधिकार में हम नहीं चले जाएं तो हमारी कोई रक्षा करे। तो ये मुख्य कारण माने जाते हैं जिसके कारण किसको मौका मिला? चाणक्य और चंद्रगुप्त को मौका मिला और उन्होंने नंदवंश का क्या कर दिया? अंत कर दिया। और नंदवंश का अंत करके उन्होंने मौर्य साम्राज्य की क्या की? स्थापना की। तो मौर्य वंश की स्थापना कहाँ पर हुई? मगध। और राजधानी किसको बनाया गया? तो राजधानी किसको बनाया गया? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। पहले जो शासक बने उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में उन्होंने युद्ध किया था किससे? नंदवंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था घनानंद, उसे युद्ध में हराकर मौर्य साम्राज्य की चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की 322 ईसा पूर्व में। तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश में कौन से शासक ने शासन किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। तो मौर्य वंश का इन्हें क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। आगे हम बात करें प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो भारत था वो छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ रहता था। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने क्या किया? इन क्षेत्रों को जीत करके भारत का जो क्षेत्र था वो काफी क्या कर दिया? इन्होंने बड़ा कर दिया। इन हिस्सों को आपस में इन्होंने क्या कर दिया? जोड़ दिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना कि पूरे भारत को आपस में जोड़ने का काम सबसे पहले किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक युद्ध लड़ा और वो युद्ध किससे लड़ा? सेल्यूकस निकेटर। आखिर सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सिकंदर महान या सिकंदर का नाम आपने सुना होगा। तो सीरिया का जो शासक था सिकंदर। ठीक है, इस सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था और सिकंदर की मृत्यु के बाद में उसने भारत पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया और उस समय भारत में शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब दोनों के मध्य में युद्ध लड़ा गया, चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेज सेल्यूकस निकेटर, और युद्ध का परिणाम ये निकला कि इस युद्ध में कौन जीता? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए और हार गया कौन? सेल्यूकस निकेटर। हारने के बाद में सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? तो इन्होंने कुछ कार्य किए, जैसे इनकी पुत्री थी एक जिसका नाम था हेलेना। इस पुत्री का विवाह उन्होंने किसके साथ कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो अपने पुत्री का विवाह कर दिया, लेकिन चाणक्य ने यहां पर शर्त रखी कि इस पुत्री से होने वाला, सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री है, इससे होने वाला जो भी पुत्र होगा, संतान होगी, उसे
किसका साम्राज्य नहीं दिया जाएगा, उसे मौर्य वंश में शासक नहीं बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये विदेशी थी और विदेशी व्यक्ति पर विश्वास चाणक्य को नहीं था। दूसरा हम बात करें तो युद्ध में हारने के बाद में काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये जो 4 क्षेत्र थे वो किसने, सेल्यूकस निकेटर ने किसको दे दिए, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ये 4 क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए। उसके बाद में सेल्यूकस निकेटर के दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था क्या, मेगास्थनीज। ये जो मेगास्थनीज था इसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था, इंडिका। तो इस मेगास्थनीज को भी सेल्यूकस निकेटर ने अपने दरबार से किसके दरबार में भेजा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। अब जब सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ किया, चंद्रगुप्त मौर्य से किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार स्वरूप 500 हाथी, तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी जो थे वो किसको प्रदान किए, सेल्यूकस निकेटर को। फिर आगे हम बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनकी दक्षिण विजय का हमें क्या पता लगता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके दक्षिण विजय का उल्लेख हमें कौन से ग्रंथों में देखने को मिलता है, तो 2 ग्रंथ थे, अहना नूरू और मूर्ना नूरू। ये तमिल भाषा में लिखे हुए 2 ग्रंथ थे और इन दोनों ग्रंथों के आधार पर हमें पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी प्रदेशों पर भी अपना अधिकार कर लिया था। आगे हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म को अपनाया, जैन धर्म को। और ये जैन धर्म को उन्होंने किससे अपनाया, तो भद्रबाहु जो थे उनसे चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म की दीक्षा ली, जैन धर्म की दीक्षा ली। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ऐसा माना जाता है कि 12 वर्ष अकाल पड़ा और अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो कहाँ पर पहुंच गए, श्रवणबेलगोला। ये मैसूर में पड़ता है। मैसूर हम किसको बोलते हैं, वर्तमान कर्नाटक को बोलते हैं। तो श्रवणबेलगोला में कौन पहुंच गए, तो पहुंच गए चंद्रगुप्त मौर्य। और वहां पर पहुंचने के बाद में चंद्रगिरी पहाड़ी पर इन्होंने क्या किया, संलेखना और संथारा विधि से अपना जो शरीर था उसको त्याग दिया। तो देह त्याग कर दिया इन्होंने, संलेखना और संथारा विधि। ये क्या होती है, जैन धर्म में इसमें क्या होता है कि अंतिम समय में व्यक्ति क्या करता है, खाना और पीना छोड़ देता है। तो न तो वो खाएगा और न कोई चीज़ पिएगा, चाहे पानी हो या और कुछ हो। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की धीरे धीरे क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो वैसे ही अंतिम समय में संलेखना और संथारा विधि से इन्होंने अपनी देह का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। इनकी मृत्यु के बाद में अगला जो शासक बना मौर्य वंश का वो बना बिंदुसार। 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। इनको अमित्रोचेट्स भी कहा जाता है। अमित्रोचेट्स का मतलब होता है शत्रु विनाशक, कि शत्रुओं का विनाश करने वाले ये थे, इसलिए इनको अमित्रोचेट्स कहा जाता है। फिर हम बात करें भद्रसार, इनको भद्रसार भी कहा जाता है। तो वायुपुराण जो है, इस वायुपुराण में बिंदुसार को किस नाम से संबोधित किया है, भद्रसार। जैन जो ग्रंथ है उसमें बिंदुसार को किस नाम से संबोधित किया है, सिंहसेन। अब बिंदुसार के समय में क्या हुआ, तक्षशिला जो है, ये तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पर है, ये वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर में है। ठीक है, पहले भारत में था पाकिस्तान वाला जो हिस्सा, अब पाकिस्तान में अलग होने के कारण ये जो हिस्सा है पाकिस्तान में चला गया। तो ये जो तक्षशिला है वहाँ पर 2 विद्रोह हुए और उस विद्रोह का दमन करने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले किसको भेजा, अशोक को। अशोक के बारे में कोई सूचना नहीं मिली कि अशोक ने वहाँ पर विद्रोह का दमन किया या नहीं किया। कोई सूचना न मिलने के कारण आगे जाकर के इस विद्रोह का दमन करने के लिए किसको भेजा गया, सुसीम को भेजा गया। इसके बाद में हम बात करें तो देखो यूनान का जो शासक था एंटियोकस, तो यूनान का जो राजा था एंटियोकस, उन्होंने क्या किया, अपने वहां से
एक व्यक्ति था जिसका नाम था डाइमेकस, इसको राजदूत बना करके किसके दरबार में भेज दिया? बिंदुसार के दरबार में भेज दिया। अब ये जो एंटियोकस था, इससे बिंदुसार ने 3 चीजें मांगी। कौन कौन सी? एक मदिरा, जिसको हम शराब बोलते हैं, दूसरा सूखे अंजीर, और तीसरा दार्शनिक। तो एंटियोकस ने बिंदुसार को मदिरा भेज दी, सूखे अंजीर भी भेज दिए, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया कि हम दार्शनिकों का क्या नहीं करते हैं? व्यापार नहीं करते हैं। फिर मिस्र का शासक जिसका नाम है फिलाडेल्फस, ये जो फिलाडेल्फस थे उन्होंने भी यूनान के शासक की तरह एक व्यक्ति को राजदूत बना करके कहाँ पर, किसके दरबार में भेजा? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा, और उसका क्या नाम था? डियानीसियस। तो डियानीसियस को राजदूत बना करके फिलाडेल्फस ने किसके दरबार में भेजा? बिंदुसार के दरबार में भेजा। अगला जो अपना टॉपिक है अशोक, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट।